चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। वही क्वेश्चन देखने वाला हूं, तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मजा आएगा, तो आप लोग लास्ट तक देखिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि प्रतिरोधकता का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी। देखिए यहाँ पर प्रतिरोधकता जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होगा प्रतिरोधकता जो दोस्तों रो बराबर क्या होता है RA/L होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो आपका ओम मीटर होता है, यानी कि प्रतिरोधकता जो होता है इसका मात्रक जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो आपका ओम मीटर होता है। इसीलिए बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ये 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों ये पार्ट 4 है, तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखिए। चलिए यहाँ पर देखिए पानी का परावैद्युतांक जो होता है कितना होता है। देखिए कहा जा रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ वाटर इज, यानी कि पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है वो कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो पानी होता है वाटर होता है उसका परावैद्युत जो स्थिरांक होता है वो आपका 80 होता है। 80 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिख जाएगा। चलिए यहाँ से देखेगा थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आया कि प्रतिबाधा का मात्रक क्या हो जाएगा। इज द यूनिट ऑफ द इम्पीडेंस, यानी कि प्रतिबाधा यानी कि प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। इसका जो मात्रक होता है वो आपका ओम होता है। हेनरी प्रेकातो का होता है, चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला होता है, ये तो होगा ही नहीं। तो आपको याद रखना है प्रतिबाधा का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 4 नंबर देखिएगा। तो कहा जा रहा है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति से पृथ्वी का जो आसमान का रंग होगा वो दिखाई देगा। देखिए वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का जो रंग दिखाई देगा वो कैसा देगा। जैसे कि वायुमंडल की अनुपस्थिति होगा तो पृथ्वी का जो रंग होगा वो आपका काला दिखाएगा, यानी कि ब्लैक दिखाएगा, यानी ब्लैक शो करेगा। यानी कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी का जो आसमान का रंग दिखाई देगा वो आपका काला दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए याद रखेगा। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न और आपके परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए। कहा जा रहा है कि रेडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है। जल्दी लगा दीजिए डियर स्टूडेंट। रेडबर्ग का जो नियतांक होता है उसका मात्रक क्या होता है। देखो मीटर तो होगा ही नहीं, आपका 1/मीटर यानी कि मीटर इनवर्स जो होता है ये आपका होता है रेडबर्ग नियतांक का मात्रक। कहने का मतलब बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो रेडबर्ग नियतांक होगा उसका मात्रक 1/मीटर होगा। 1/मीटर देखिएगा तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 6 नंबर देखिएगा। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य दोस्तों न्यूनतम होती है। देखिए निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य जो होता है दोस्तों वो का न्यूनतम होता है। चलिए दिया गया ऑप्शन अवरक्त किरणें, परावैंगनिक किरणें, अल्फा किरणें, गामा किरणें। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपसे पूछा है किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों जिसका सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी हो, यानी दोस्तों गामा किरण हो जाएगा जिसका फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होता है। इसीलिए जो सबसे न्यूनतम दोस्तों जो तरंगदैर्घ्य होगा वो आपका गामा किरण का होगा। गामा किरण इस प्रकार से लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। टोटल प्रश्न आपको याद कर लेना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन लगा है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया मेरे प्यारे लाल। ऑप्शन में दिया वास्तविक व सीधा, ऑप्शन बी में दिया गया वास्तविक व उल्टा, ऑप्शन सी में दिया गया आभासी व सीधा, ऑप्शन डी में दिया गया आभासी व उल्टा। तो देखिए खगोलीय दूरदर्शी होता है उसमें प्रतिबिंब बनता है आभासी और उल्टा बनता है, यानी कि काल्पनिक और उल्टा जो प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे लाल वो आपका खगोलीय दूरदर्शी में बनता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी आभासी और उल्टा मेरे प्यारे, मैं सही बोल रहा हूँ, आभासी और उल्टा। और आपका पूछेगा अगर सरल सूक्ष्मदर्शी में तब काल्पनिक और सीधा लगाना, ऐसे काल्पनिक और उल्टा होता है खगोलीय दूरदर्शी में बना प्रतिबिंब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा। कहा जा रहा है सबसे अधिक आवृत्ति क्या होता है। देखिए सबसे ज्यादा आवृत्ति जो होता है वो आपका गामा रे क्या होता है। किसका, गामा रे का अधिक आवृत्ति अधिक होता है, इसीलिए तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। यानी कि आवृत्ति जो सबसे अधिक होता है वो आपका गामा किरण का होता है। चलिए सबका आंसर आ रहा है अल्फा किरण नहीं होगा मेरे प्यारे। जो विद्यार्थी बी नंबर लगा गलत है, बीटा किरण तो होगा नहीं, अवरक्त तो होगा नहीं। तो याद रखना सबसे अधिक आवृत्ति जो होता है वो आपका गामा किरण का होता है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। कहा जा रहा है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है। देखिए सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों किसका होता है। देखिए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य देखो माइक्रो गामा, इसको आप लोग को ऑप्शन को आप लोग को लगाना है मेरे प्यारे लाल। यानी कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य कितना, माइक्रो का या आपका रेडियो का। जल्दी लगा दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।
चलिए सब विद्यार्थी रेडियो लगा रहे, इसका आप लोग चैट बॉक्स में जरूर से बतलाना, मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ। चलिए प्रेरकात्व यानी कि दोस्तों प्रेरकात्व पूछे, अन्योन्य प्रेरकात्व पूछे, टेस्ला तो कभी होगा नहीं, वेबर तो होगा नहीं, हेनरी हो जाएगा लेकिन प्रेरण नहीं। यानी कि प्रेरण हेनरी जो मात्रक होता है दोस्तों, प्रेरकात्व का प्रेरकात्व का ये सब का जो मात्रक होता है मेरे प्रेरणाल, ये सब जो होता है हेनरी का मात्रक होता है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका मात्रक जो हो जाएगा हेनरी हो जाएगा। स्व प्रेरण पूछे, प्रेरकात्व पूछे या स्व प्रेरकात्व पूछे, सबका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा। ताप तार एमीटर मापता है, देखिए ताप्त तार एमीटर यानी कि ताप्त मतलब गर्म होता है, गर्म तार एमीटर मापता है, एमीटर को यहाँ मीटर मापता कहा जाता है। प्रतिवर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का क्या मापता है, गर्म तार एमीटर, तो ये मूल औसत वर्ग मान यानी कि एवरेज मान मापता है। यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जब भी क्वेश्चन आएगा कि ताप्त तार एमीटर मापता है तो ध्यान रखिएगा ताप्त तार एमीटर प्रतिवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्ग मान मापता है, इसीलिए आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कहा जा रहा है कि पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है। देखो एक आधा चक्र होता है जिसका मान होता है 2I0 बटा पाई होता है, आधे चक्र में 2I0 बटा पाई, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है प्रतिवर्ती धारा का पूरा माध्यमान जो होता है वो आपका क्या होता है, तो पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान आपका 0 होता है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा प्रतिवर्ती धारा का जो माध्यमान होता है दोस्तों वो आपका 0 होता है, तो ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ से देखिए 13 नंबर में कहा जा रहा है कि जब गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, देखिए गतिमान आवेश जहाँ तक बात है तो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा, ठीक ना। डी सुनिए कि गतिमान आवेश जो है ये आपका स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यानी कि स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न आपका करेगा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि गतिमान आवेश से उत्पन्न करता है, तो ध्यान रखिएगा ये केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र और केवल चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। कौन, तो एक गतिमान आवेश, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए याद रखिएगा ऑप्शन सी। देखो कार्बन का मान दोस्तों का किसके पीला रंग किसके लिए होता है, तो देखो कार्बन प्रतिरोध में पीले रंग का जो मान होता है वो BB को बुला लीजिए, BB, यहाँ से इसका 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5। तो येलो आपसे पूछा जा रहा है, येलो का आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। यानी कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में जो पीला रंग का जो मान होता है वो आपका 4 होता है, क्या होता है, 4 होता है। चलिए बढ़िया से हम समझा दिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात की जाती है। देखिए लॉरेंस जो बल होता है उसकी दिशा किससे ज्ञात किया जाता है, फटाफट लगाइए। लॉरेंस बल की दिशा जो है दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। चलिए फ्लेमिंग का, चलिए बहुत अच्छा, लॉरेंस बल की जो दिशा है दोस्तों वो आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ से ज्ञात किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए यहाँ से देखिए 16 नंबर कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो आपका 50,000 ओम होता है। कितना होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो होता है आपका 50,000 ओम होता है। मानव शरीर का यानी कि स्वास्थ्य मानव जो हेल्दी ह्यूमन होगा उसका प्रतिरोध 50,000 ओम होगा, 10,000 नहीं मेरे प्यारे। चलो सी नंबर भी नहीं होगा, डी नंबर, सबका ए नंबर एकदम भौकाल मचा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। कहा जा रहा है कि धातुओं का पहला वैद्युतांक क्या होता है, ऑप्शन में दोस्तों 0, ऑप्शन बी में 9, तो ऑप्शन सी में 1, ऑप्शन डी में 9। तो ध्यान रखिएगा, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सबका आंसर है डाइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द मेटल। देखिए धातु का जो पहला वैद्युतांक होता है वो आपका अनंत होता है, हवा के लिए 1 होता है। ध्यान दीजिएगा धातु का पहला वैद्युतांक जो होता है वो आपका अनंत होता है, हवा के लिए 1 होता है और पानी का 80 होता है। चलिए सबका आंसर बी नंबर। चलिए एकदम भौकाल मचा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे लाल, क्या हो जाएगा। चलिए कहा जाए कि विद्युतशीलता का मतलब क्या होगा, यानी कि द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक ना टेस्ट। चलिए बताइए, चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपका मात्रक बताना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से इसका जो मात्रक होता है वो आपका फैराडे बटा मीटर होता है, ठीक ना डी स्टूडेंट। कितना होता है, फैराडे बटा मीटर। तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो एक और इसका मात्रक होता है
कूलाम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी मात्रक होता है। तो कूलाम स्क्वायर प्लस में होना चाहिए, न्यूटन मीटर माइनस में होना चाहिए। देख लीजिए, तो यहाँ पर कूलाम आपका गलत हो गया, यहाँ से कूलाम आपका प्लस में, बाकी न्यूटन मीटर माइनस में, कहीं के नीचे है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होता है ये आपका मात्रक होता है दोस्तों, विद्युतशीलता का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। चलिए, सबका ये नंबर एकदम भौकाल मचा दे मेरे प्यारे लाल। इसी प्रकार से एकदम कतई बेहतरीन आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, यहाँ से कहा जा रहा है कि धारा घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा। देखिए, धारा घनत्व सदिश राशि है जिसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर मीटर होगा कि एम्पियर बटा मीटर होगा कि एम्पियर बटा मीटर होगा कि ऑप्शन डी में होगा एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। फटाफट आंसर लगा दीजिए। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए, बहुत अच्छा आंसर है। चलिए देखिए, धारा घनत्व का जहाँ तक बात है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए धारा घनत्व का जो मात्रक होता है वो एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर, यानी कि डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर जो होता है ये आपका धारा घनत्व का मात्रक होता है। ए नंबर ध्रुव प्रबलता का है, बी नंबर आपका दोस्तों चुंबकीय तीव्रता का है, और आपका सी नंबर जो दिया गया है ये आपका चुंबकीय घूर्ण का है। तो ध्यान रखिएगा, धारा घनत्व का एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर है, तो ध्यान रखिएगा एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर, ठीक ना मेरे प्यारे लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन आने वाला है। कहा जा रहा है 20 नंबर में कि अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। देखिए, अपचयी ट्रांसफार्मर में जो कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज, बढ़ती है तो धारा, यानी कि अपचयी जो ट्रांसफार्मर जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अपचयी उसमें जो होता है राशि घटती है तो वोल्टेज, बढ़ती है तो धारा। ध्यान रखिएगा, घटती कौन है, घटती है वोल्टेज, बढ़ती है धारा, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है, पूछा गया है। चलिए 21 नंबर में कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में दोस्तों विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कालांतर क्या होता है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का जो कालांतर होता है वो आपका कितना डिग्री का होता है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का जो कालांतर होता है 0 होता है, पाई होता है, पाई/2 होता है कि 1 होता है। तो याद रखना आपको, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय इतना बीच का कालांतर जो होता है वो आपका 0 होता है। यानी कि जब एक क्वेश्चन कहा जाएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कालांतर कितना होता है, तो 0 याद रखेंगे, ए नंबर। चलिए यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन लगाइए। कहा जा रहा है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन है, तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन, निक्रोम। चलिए 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया, फटाफट लगाइए। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन है, तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन, निक्रोम। चलिए सबका नाइक्रोम, डी नंबर। चलिए सबका और आंसर दीजिए मेरे प्यारे। चलिए बहुत अच्छा, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो आपका नाइक्रोम होता है, इसीलिए डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, आदर्श एमीटर जो होता है दोस्तों उसका प्रतिरोध जो होता है, चलिए आंसर चलिए आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए सभी का आंसर बिल्कुल। आदर्श एमीटर जो होता है इसका प्रतिरोध जो होता है ये आपका अनंत होता है। अगर आदर्श एमीटर पूछेगा, अगर आदर्श एमीटर मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आदर्श एमीटर पूछेगा तो समझो उसका 0 होता है, आदर्श एमीटर का 0। लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर का क्या होता है, अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि नहीं। बहुत ही अच्छा, अनंत सबका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए कौन सा दोष का यूज़ किया जाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज़ करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का करते हैं, और जरा दृष्टि दोष के लिए हम लोग बाइफोकल का यूज़ करते हैं, अभिमुखता के लिए बेलनाकार। चलिए 4 नंबर आपको हम क्लियर करा दिए कि निकट दृष्टि दोष पूछेगा तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष पूछेगा तो उत्तल लेंस, बाइफोकल पूछेगा तो जरा दृष्टि दोष। चलिए कमाल का क्वेश्चन है, तो यहाँ से याद रखिएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो एल आर परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है वो आपका आर बटा में दोस्तों आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर, यही होता है दोस्तों एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर ऑफ द एल आर सर्किट। याद रखिएगा, पावर फैक्टर ऑफ द एल आर सर्किट जो होता है आर बटा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, यहाँ से कहा जा रहा है कि द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया। देखिए आपको पता है कि द्वितीयक तरंगिका कनिका पूछता तो न्यूटन आप लोग जानते हो, कनिका का न्यूटन, लेकिन द्वितीयक तरंगिका जो है ये हाइगेंस के द्वारा दोस्तों के आपका प्रस्थापित किया गया। किसके द्वारा, हाइगेंस के द्वारा। ध्यान रखिएगा, हाइगेंस के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा हाइगेंस ने दिया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, प्रकाश के कनिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अभी हम आपको बताएं प्रकाश के कनिका सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूटन जी हो जाएंगे, लेकिन द्वितीयक कनिका का विधान आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना हाइगेंस हो जाएगा। लेकिन अब प्रकाश का कनिका पूछा इसलिए न्यूटन बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे लाल, कहा जा रहा है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र क्या कहलाता है। यानी कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र कहलाता है वो क्या कहलाता है। गोलाकार, समतल, वृत्ताकार। तो फटाफट लगाइए। तो देखिए गोलाकार जो होता है दोस्तों आपका परिमित दूरी पर तरंगाग्र कहलाता है। अगर अपरिमित कर देगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर अपरिमित कर देगा तो ये समतल हो जाएगा। अगर बारीक रेखा के छिद्र के समान कर देगा, बारीक रेखा के छिद्र के समान, तो बेलनाकार। लेकिन सिंपल आपका पूछ जाए किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र जो होता है ये आपका गोलाकार तरंगाग्र है। ये प्रश्न दोस्तों 2019 के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सीधे आपके परीक्षा में लड़ने वाला प्रश्न है। देखो प्रकाश के अनुप्रस्थ अंग क्या पुष्टि करता है, तो आपको पता होगा क्या होगा, व्यतिकरण, प्रवर्तन, ध्रुवण, वन विक्षेपण। फटाफट लगाइए। प्रकाश के अनुप्रस्थ अंग जो है दोस्तों किसको पुष्टि करेगा। चलिए सबका आंसर सी नंबर। चलिए सबका सी आ रहा है। प्रकाश के अनुप्रस्थ अंग जो पुष्टि करता है वो आपका ध्रुवण को पुष्टि करेगा। किसका, ध्रुवण को पुष्टि करेगा, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा, कहाँ जा रहा है 30 नंबर में, जब प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका वेवलेंथ क्या होता है। देखिए जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है ड्यूरेशन वो आपका डिक्रीज कर जाता है, यानी कि घट जाता है। चलिए बढ़ता नहीं, घट भी नहीं सकता, नहीं बढ़ भी सकता है। चलिए सबका आंसर ए नंबर। चलिए बहुत अच्छा बात है, लगा दीजिए एक बार और सब विद्यार्थी ए नंबर। चलिए प्रकाश की किरण जो ग्लास स्लैब में प्रवेश करते हैं तो इसका वेवलेंथ जो होता है वो आपका डिक्रीज करता है। चलिए यहाँ पर देखिए बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक का मान क्या होता है। यानी कि बाटहीन धारा जो होता है उसके लिए शक्ति गुणांक क्या होता है। चलिए द वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर ऑफ द वाटर्स क्या लिखा हुआ है, बाटहीन वाटरलेस करेंट। चलिए वाटरलेस करेंट के लिए जो आपका बाटहीन धारा के लिए जो शक्ति गुणांक होता है वो आपका 1 होता है कि 0 होता है कि अनंत होता है कि कोई नहीं। चलिए सबका आंसर ए नंबर। ध्यान दीजिएगा बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक जो होता है वो आपका 0 होता है। 0 मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक होता है। ध्यान दीजिएगा औसत रंग कहलाता है। देखिए औसत यानी कि एवरेज कलर क्या कहलाएगा, लाल, पीला, नीला, सफ़ेद। देखो पूछा गया क्वेश्चन दो बार, 2022 के कंपार्टमेंटल और 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ है कि औसत रंग जो होता है ये आपका पीला होता है। कौन होता है, एवरेज कलर ऑफ येलो, यानी कि एवरेज कलर जो है येलो होता है, पीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर हो जाएगा कि एम्पियर मीटर तो होगा ही नहीं, हर्ट्ज तो होगा नहीं, ओम होगा नहीं। देखो विस्थापन धारा जो होता है इसका मात्रक एम्पियर हो जाता है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। एम्पियर मीटर होता है ध्रुव का, हर्ट्ज आपका बतला चुके हैं 6 गुणांक का होता है, ओम प्रतिरोध का होता है, ये सब तो होगा नहीं, एम्पियर का दोस्तों धारा हो जाएगा, यानी कि विस्थापन धारा का मात्रक एम्पियर। चलिए संधारित्र का शक्ति गुणांक हम आपको बतला चुके हैं, संधारित्र का 0 होगा, 1 होगा कि अनंत होगा कि इनमें से कोई नहीं। चलिए ध्यान रखिएगा संधारित्र का शक्ति गुणांक। चलिए आंसर दीजिए, आंसर। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आंसर। चलिए सबका आंसर है। देखिए संधारित्र जो होता है इसका शक्ति गुणांक जो होता है ये ध्यान रखिएगा, संधारित्र पूछेगा तो इसका शक्ति गुणांक 0 होता है। चौक कुंडली पूछेगा शक्ति गुणांक 0 होगा, बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक पूछेगा 0 होगा, लेकिन प्रतिरोध का शक्ति गुणांक 1 होता है। संधारित्र का क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है। तो देखो प्रतिवर्ती धारा है दोस्तों ये आपका कौन सा प्रभाव, रासायनिक, उष्मीय, चुंबकीय, विद्युतीय। बताइए फटाफट प्रतिवर्ती धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है। चलिए बहुत अच्छी बात है, उष्मीय प्रभाव, यानी कि आपका हो जाएगा उष्मीय। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। चलिए आंसर फटाफट लगाइए मेरे प्यारे लाल, एकदम भौकाल क्वेश्चन आपके समक्ष आया है तो दे नहीं दुरुस्त कीजिए आंसर देने में। चलिए फटाफट देखिए, 1 वोल्ट जो होता है दोस्तों ये जूल प्रति कूलम होता है। जूल प्रति कूलम देख लीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि नहीं, जूल प्रति कूलम। और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके, ठीक ना ट्यूशन सभी विषय का हम आपको पीडीएफ नोट्स देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।